हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के डिस्कशन प्रारंभ किया गया था यूपीएससी मेंस 2025-26 के लिए, और इसके तहत कई क्लासेस दी जा चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब्स में जा करके उन क्लासेस को देख सकते हैं, उन पर नोट्स बना सकते हैं और उनका क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीवाईक्यू डिस्कशन भी किया जा चुका है मेंस के प्रश्नों का ही, और ये जो पीवाईक्यू है जो है टॉपिक वाइज डिस्कशन किया गया है, अर्थात प्रबोधन के लिए अलग किया गया है। अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन को लेकर के अलग से जो है पीवाईक्यू किया जाएगा। तो एक जो है आप लोगों के लिए, जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए क्या किया गया ना, टॉपिक वाइज जो सिलेबस है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का, जो ऑप्शनल पेपर 2 के तहत जो सिलेबस है उसका टॉपिक वाइज क्या किया जा रहा है, डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, प्रत्येक टॉपिक का डिस्कशन किया जा रहा है और उन टॉपिक के पीवाईक्यू का डिस्कशन करके जो है आपके सामने रखा जा रहा है, ताकि जब आप यूपीएससी मेंस देने जाएं तो ये टॉपिक आपके दिमाग पर क्या बना सके, कॉन्सेप्ट बना सके, और आपको लेखन में, राइटिंग्स में क्या करे ना, जो है काफ़ी हद तक आपको जो है मेंस में ये क्या करे ना, सहायता करे। तो इस प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में, और आगे भी जो है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को क्या किया जाएगा, पूर्ण रूप से जो है समाप्त किया जाएगा। हाँ, उन टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान देंगे जिनको लेकर के क्या किया गया ना, यूपीएससी मेंस में जो है सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है, जिनको लेकर के ज़्यादा वर्षों में, 10 सालों में जो है अधिक बार उन टॉपिक्स में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए, तो आज जो है फ्रांसीसी क्रांति का जो सेकंड पोर्शन बचा हुआ था वो था नेपोलियन के उदय, उसके उत्थान और उसके पतन की कहानी, और साथ में उसके द्वारा किए गए सुधारात्मक कदम। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को लेकर के क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेपोलियन का जो प्रारंभिक जीवन है उसको लेकर के क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। नेपोलियन के प्रारंभिक जीवन जो है शुरुआत होती है 15 अगस्त 1760 को शुरू होती है उसका प्रारंभिक जीवन। कॉर्सिका द्वीप के अजासियो नगर में हुआ था, उनका जन्म हुआ था। नेपोलियन के पिता ने उसे सैनिक शिक्षा के लिए फ्रांस भेज दिया था। अपने शिक्षण काल में अगर बात किया जाए तो नेपोलियन ने जो है तत्कालिक बौद्धिक जो विचारक थे, जैसे वाल्टेयर, मांतेस्क्यू, रूसो आदि के विचारों को क्या किया था, उन्होंने अध्ययन किया था। इसके अलावा वो जूलियस सीजर और सिकंदर से भी प्रभावित था। तो इस प्रकार बचपन से ही उसके ऊपर कई विचारों का प्रभाव था। साथ में वो जूलियस सीजर और सिकंदर से भी प्रभावित था, अर्थात वो युद्धों से भी क्या था, प्रभावित था। इन दोनों जो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की जो आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ नेपोलियन के दिमाग में बचपन से ही जो है क्या कर लिया था, घर बना चुका था। इसलिए नेपोलियन के व्यक्तित्व में दो प्रकार के व्यक्तित्व झलकते हैं। एक तो युद्ध का व्यक्तित्व, जिसने हम कह सकते हैं कि डिक्टेटर्स का व्यक्तित्व, जिसने युद्ध ही युद्ध किया और फ्रांस को जो है फ्रांस को एक सम्मानजनक स्थिति पर लाया। वहीं नेपोलियन के द्वारा सुधारात्मक कदम भी अपनाए गए, कुछ बौद्धिकतापूर्ण उपाय भी अपनाए गए फ्रांस को जो है उन समस्याओं से उबारने के लिए जो क्रांति के बाद फ्रांस के सामने था, और जिससे फ्रांस के लोग जो है क्या है ना, उबरना चाहते थे। इसलिए एक नायक की तलाश उनको थी, और इस नायक की तलाश में ही नेपोलियन का क्या हुआ, उदय हुआ था। तो इस प्रकार उस बचपन से ही उसके दिमाग में दो प्रकार के क्या थे ना, ज्ञानों का संकलन हुआ था, और इन दोनों ज्ञान के संकलन ने ही नेपोलियन जैसे व्यक्तित्व को बनाया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि नेपोलियन का उदय किस प्रकार हुआ। अच्छा, नेपोलियन का विवाह जो है जेनोफिन के साथ हुआ था। चलिए अब आगे बात करेंगे कि नेपोलियन के उदय के क्या कारण थे, उन कारणों को ढूंढने का प्रयास करेंगे जिसके कारण नेपोलियन का उदय हुआ। फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के लोगों ने उस सामाजिक व्यवस्था जिसमें मूल रूप से क्या था ना, असमानताएं पाई जाती थी, उनको समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफ़ी जोर लगाया। निरंकुश राजतंत्र को क्या किया ना, उसको पतन की ओर ढकेल दिया गया और सामाजिक पुरातन व्यवस्था को बदल दिया। लेकिन क्या इस क्रांतिकारी जो घटना घटी फ्रांस में, इसने फ्रांस के डेवलपमेंट को जो है प्रारंभ कर दिया था, या इस क्रांतिकारी घटना के बाद भी फ्रांस
फ्रांस के लोग जो थे क्या थे ना, वे अब भी क्या थे ना, उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए थे जो उन्हें प्राप्त करना चाहिए था। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि क्रांति के मुक्ति के 5 वर्षों के अंदर में ही जो है, या क्रांति जो है 5 वर्ष तक स्थायी नहीं हो पाई, और जो राज्य की आर्थिक दशा है वो ठीक नहीं हो पाया। वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती गई, मुद्रास्फीति दुगना हो गया, मुद्रा के मूल्य का अवमूल्यन हो चुका था। और इन सब कारणों से ही क्या हुआ ना, फ्रांस के लोग त्रस्त थे। वे चाहते थे कि एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो कठिन निर्णय ले सके फ्रांस में, क्योंकि जो क्रांतिकारी विचारक थे वो उदार विचारक थे, उनके द्वारा ठोस कदम लिया जाना जो है संभव नहीं हो पा रहा था। और फ्रांस जो अब भी जो लंबे समय तक जो है जो निरंकुश राजतंत्र के अधीन था, उसके कारण जो उसकी स्थिति हुई थी, जो करों का बोझ, जो आर्थिक बोझ था, उससे अब भी बाहर नहीं आ पाया था। और ऐसे समय में ही जो है नेपोलियन का क्या हुआ, उदय हुआ। और कहा जाता है कि नेपोलियन छोड़ करके कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि क्रांति ने जो है फ्रांस को युद्धों की ओर ढकेल दिया था। युद्ध ही क्या हो गया था ना, फ्रांस का कह सकते हैं कि एकमात्र उपाय था। और इस युद्ध को संचालन उस समय एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया था, वो था नेपोलियन, जिसने अलग अलग युद्धों में जो है फ्रांस की स्थिति को उठा करके पूरी यूरोप में खड़ा कर दिया। और उसी युद्ध ने ही नेपोलियन को क्या किया ना, फ्रांस का सम्राट बना करके खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार नेपोलियन का उदय क्या था ना, क्रांति के बाद ही घटी थी, जब क्रांतिकारी विचारकों के द्वारा जो है फ्रांस को संभाल नहीं पाए, तभी क्या हुआ ना, फ्रांस युद्ध की ओर आगे बढ़ा। और इस युद्ध ने ही नेपोलियन को क्या कर दिया, जन्म दिया। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करेंगे कि डायरेक्टरी शासनकाल के जो 4 वर्ष थे वो क्या था ना, भ्रष्टाचार से गुजर रहा था। इन सब ने फ्रांस को युद्ध में धकेल दिया, जैसे कि मैंने आपको कहा, और इसका नेतृत्व भी बोनापार्ट के द्वारा ही किया गया था। नेपोलियन कई युद्ध, जैसे इटली और ऑस्ट्रिया के युद्ध, फ्रांस की सीमा का विस्तार किया और लोगों के विश्वास को अपने पक्ष में लिया। यही कारण है जब वो मिस्र के युद्ध से वापस आता है, और तब लोगों ने जो है उसका स्वागत किया, और ऐसा स्वागत हुआ कि नेपोलियन ने डायरेक्टरीज का खत्म कर दिया और खुद जो है क्या बन गया ना, फ्रांस का प्रथम कॉन्सुलेट बन गया। तो इस प्रकार नेपोलियन का उदय हुआ था। हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रांस की तत्कालीन स्थिति थी, उस स्थिति में है ना, देयर वॉज नो ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन, दैट वाज व्हाट ना, नेपोलियन बोनापार्ट। तो यही हम कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि नेपोलियन का जो उदय हुआ वो किस प्रकार हुआ, उसने कौन कौन से युद्ध किए। एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। नेपोलियन की जो शुरुआत होती है 1785 में, जो है नेपोलियन 1785 में फ्रांसीसी रॉयल आर्मी को क्या करता है, ज्वाइन करता है, एक अधिकारी के रूप में नियुक्त होता है। और 1793 में वो पहला जो है क्या ना, पहला जो है फ्रांसीसी गणराज्य के सेनाओं द्वारा दक्षिणी फ्रांसीसी शहर तुलोन में क्या करता है ना, वो जो रॉयलिस्टिक विद्रोही थे उनके खिलाफ घेराबंदी करता है। और इस समय वो सफल हो जाता है तुलोन के युद्ध में। इसी समय नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा बंदरगाह को किलेबंदी किया जाता है, और जो आंग्ल स्पेनिश बेड़े हैं उसे वापस धकेल दिया जाता है। और इसके बाद ही यहाँ से सफलता होने के बाद ही उसे क्या बना दिया जाता है, ब्रिगेडियर जनरल बना दिया जाता है। साथ में इसके अलावा जो है 1795 में जब उग्र भीड़ और एक सफलता देखिए, 1793 में तो 1785 में उसने अपना जीवन आर्मी के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। 1793 में ही 6 वर्षों के आसपास उन्होंने जो है तुलोन का युद्ध को जीत लिया और अपनी स्थिति को सबके सामने रखा। और इसके ठीक बाद 1795 में क्या कुछ होता है, जब कन्वेंशन को घेर लिया जाता उग्र भीड़ ने, तो नेपोलियन के द्वारा ही इस भीड़ को तितर-बितर किया गया या हटाया गया। और इस प्रकार फ्रांस के ध्यान को नेपोलियन ने आकृष्ट कर लिया, या डायरेक्टरीज का ध्यान जो है उसकी ओर गया। डायरेक्टरीज द्वारा उसे अब जो है कहाँ भेजा गया ना, इटली के अभियान के लिए भेजा गया। चूँकि
कहावत ही है, जो प्रथम बार क्या होते हैं, सफल होते हैं, और जो दूसरी बार अपनी सफलता को सबके सामने रखते हैं तब क्या होता है, लोगों से तब क्या होता है, उन लोगों की उनके साथ अपेक्षाएं बढ़ जाती है। और इस प्रकार फ्रांस के डायरेक्टरी के पास जो है नेपोलियन जैसा व्यक्तित्व प्राप्त हो गया। टूलोन के युद्ध में कॉन्वेंशंस को बचाया। तो इस अब जो है डायरेक्टरीज ने उसे कहाँ भेज दिया, इटली में भेज दिया। अब क्या था ना, 1796 से लेकर के 1797 तक जो है इटली के युद्ध के दौरान जो है वो क्या ना व्यस्त रहा। उसने ऑस्ट्रिया और पिडमोंट की सेनाओं को पराजित करके उन्हें संधि करने पर जो है बाध्य कर दिया। 1798 में जो है नेपोलियन के द्वारा कहा चला गया ना, मिस्र का अभियान किया गया। मिस्र का अभियान के लिए किया गया। जुलाई 1798 में जो है उसने अलेक्जेंड्रिया पर जो है अधिकार कर लिया। जनवरी 1799 में अलेक्जेंड्रिया एवं काहिरा दोनों पर जो है अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, चलिए जनवरी 1799 की अगर हम बात करें तो नेपोलियन ने तुर्की के प्रदेश सीरिया पर आक्रमण किया, पर वो बिना जीते हुए जो है वहाँ से मिस्र लौट गया। और इसी समय कहा जाता है कि जब नेपोलियन जो है जब नेपोलियन तुर्की पर व्यस्त था या मिस्र पर व्यस्त था, तब जो है क्या किया ना, यूरोप में फ्रांस के विरुद्ध एक तीसरा गुट बन गया। और वो उस गुट में कौन कौन शामिल थे, तो उस गुट में शामिल थे इंग्लैंड शामिल थे, ऑस्ट्रिया शामिल थे, और कौन थे, तो रूस शामिल थे। इन तीनों ने मिल करके जो है फ्रांस के विरुद्ध क्या कर लिया, ने एक गुट बना लिया था। और इसी क्रम में जो है ऑस्ट्रिया ने पुनः जो है इटली को क्या कर लिया था, जीत लिया था। इसी समय नवंबर 1799 को नेपोलियन इसी समय जब वो मिस्र में जब ऑस्ट्रिया ने इटली को जीत लिया, तब वो मिस्र से जो है नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो गया ना, मिस्र से वापस आ गया। और इस समय एक घटना घटी जिसे क्या कहा जाता है ना, 18 ब्रुमायर की घटना कहा जाता है। 18 ब्रुमायर अर्थात इस तिथि को जो कि 1799 की तिथि है, और इस तिथि को जो है डायरेक्ट्रीज का पतन किया गया था नेपोलियन के द्वारा। इसे कहा जाता है 18 ब्रुमायर। जैसे ही मिस्र से जो है नेपोलियन वापस आया नवंबर 1799 को, उसने जो है सबसे पहले क्या किया, वहाँ के लोगों के द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट का जोर शोर से स्वागत किया गया। अब सवाल यह है कि जब मिस्र में असफल हो गए तब भी वहाँ पर जो है उसका स्वागत क्यों हुआ, क्योंकि उस समय जो है वहाँ के जो लोग थे वो ये समझ चुके थे कि डायरेक्ट्रीज जो है फ्रांस को क्या कर सकते हैं ना, ऊपर उठा नहीं सकते हैं या उसे सेव नहीं कर सकते जितना नेपोलियन कर सकता है। इसलिए जो है वहाँ के लोगों ने नेपोलियन का स्वागत किया। नेपोलियन ने जो है डायरेक्ट्रीज का जो है 1799 क्या कर दिया ना, डायरेक्ट्रीज को समाप्त कर दिया। और इसके साथ साथ उसने और इस डायरेक्ट्रीज को समाप्त करने के लिए उसने काउंसिल ऑफ 500 टैलरीड और डायरेक्ट्रीज के प्रमुख सदस्यों के साथ क्या किया, उन्होंने गठबंधन बनाया और 1799 में जो है डायरेक्ट्रीज को समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार उसने जो है स्वयं को फर्स्ट कॉन्सुलेट नियुक्त किया। यहाँ एक वाक्य कहा जाता है, और क्या कुछ वाक्य कहा जाता है उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे, जो कि नेपोलियन ने कहा था। नेपोलियन जब वापस आया और फ्रांस के लोगों ने उसके जोरदार क्या क्या स्वागत किया, तो उसने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हर कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, हर कोई नेपोलियन की प्रतीक्षा कर रहा है। चूँकि नेपोलियन जो है कई युद्धों में सफल हो चुका था, तो नेपोलियन की प्रतीक्षा कर रहे थे वहाँ के लोग। और यदि अगर नेपोलियन कहता है कि यदि मैं कुछ समय पूर्व आता तो शायद क्या होता ना, शीघ्रता हो जाती, अर्थात अगर वो कुछ समय पूर्व आ जाता तो शायद उसे वो सम्मान नहीं दिया जाता फ्रांस के लोगों के द्वारा। लेकिन ऐसे समय पर वो आया जब फ्रांस के सामने ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और रशिया ने गुट बना लिया था और फ्रांस को क्या था ना, युद्धों का भय सता रहा था। तब उस काल में नेपोलियन का आगमन होना मिस्र से जो है उसे क्या कर लिया ना, लोगों ने कैच कर लिया। ठीक है, और इसके साथ ही उसने कहा कि यदि मैं कुछ समय बाद आता तो शायद बहुत लेट हो जाता। अब मैं जो है ठीक समय पर आया हूँ। और अब एक कहावत कही जाती कि नाशपाती पक चुकी है। तो नेपोलियन के जीवन में नाशपाती नहीं पकी और नाशपाती पक चुकी है, ये घटना कहा जाता है जब उसे सत्ता की प्राप्ति होती है। तो जब नाशपाती पक चुकी है तो उसने क्या किया, डायरेक्ट्रीज का पतन कर दिया और स्वयं क्या बन गया ना, कॉन्सुलेट बन गया।
तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि आगे की क्या कुछ घटना हुआ। तो अब जो है कॉन्सुलेट में क्या कुछ सुधार किए गए उसको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसे 1799 का संविधान भी कहा जाता है। नेपोलियन ने 1799 में फ्रांस के क्रांतिकाल का चार संविधान का निर्माण किया और इसके साथ ही उसने सारी शक्तियां 3 कॉन्सुलेट्स में बांट दिए। प्रथम कॉन्सुलेट कौन थे, तो नेपोलियन स्वयं था। सेकेंड कॉन्सुलेट कौन थे, तो कैम्बेसरी जो है सेकेंड कॉन्सुलेट थे। और थर्ड कॉन्सुलेट कौन थे, तो लेब्रून जो था वो थर्ड कॉन्सुलेट था। अब ये जो नेपोलियन का संविधान था ये 10 वर्षों के लिए था और जिसे फरवरी जो है 1800 में जो है क्या दिया गया ना, जनमत संग्रह द्वारा अनुमोदित किया दिया। और इसके साथ ही जो है कई कुछ जो है विपक्षियों पर जो है कार्रवाई की गई और इसके तहत जो है सेंसरशिप प्रारंभ किया गया एवं विपक्षी समाचार पत्रों को क्या कर दिया गया था ना, बंद कर दिया गया था। तो इस प्रकार नेपोलियन के द्वारा जो है प्रथम शक्तियों को जो सारी शक्तियां हैं फ्रांस उसे 3 कौंसिल में बांट करके जो है राज्य की समस्त शक्तियों को उसने प्रथम कॉन्सुलेट के रूप में ग्रहण कर लिया। अब सवाल है कि फ्रांस का जो सम्राट के तौर पर नेपोलियन का उदय कब हुआ। तो फ्रांस के सम्राट के तौर पर अगर हम बात करें कि नेपोलियन का उदय कब हुआ, तो 1804 में, चलिए 1804 में जो है 1804 की बात है। 18 मई 1804 को जो है सीनेट ने नेपोलियन को क्या किया ना, फ्रांस का सम्राट घोषित किया। सीनेट ने फ्रांस के नेपोलियन के लिए क्या कुछ किया था उसको लेकर के थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। 1802 में सबसे पहले सीनेट ने उसे जीवन पर्यंत क्या बनाया ना, कौंसिल बनाया। फिर 1804 में उसे क्या बनाया ना, उसे फ्रांस का आनुवांशिक सम्राट जो है घोषित किया। और उसके बाद जो है 2 दिसंबर को जो है 2 दिसंबर को क्या हुआ, 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन को नेत्रोदम के गिरजाघर से उसका राज्याभिषेक किया गया एवं उसे जो है विधिवत क्या किया गया ना, पोप पायस 7 की सहमति से जो उसे नेत्रोदम पेरिस में उसे सम्राट घोषित किया गया। तो इस प्रकार 1802 से उसके सम्राट बनने की जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ। सबसे पहले उसे जीवन पर्यंत कौंसिल, फिर 1804 में फ्रांस का आनुवांशिक सम्राट और फिर जो है उसने पोप पायस 7 की सहायता से 2 दिसंबर 1804 को क्या बन गया ना, नेत्रोदम के गिरजाघर से उसने वो फ्रांस का सम्राट बन गया या राज्याभिषेक, उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। लेकिन इस विधिवत राज्याभिषेक के साथ ही याद रखिएगा, राज्याभिषेक तो हो गया लेकिन क्या उसे यूरोप में मान्यता मिली, तो ब्रिटेन, रशिया, स्वीडन और जो ऑटोमन साम्राज्य थे उसने नेपोलियन के सम्राट मानने से जो है नाराजगी जताई। केवल ऑस्ट्रिया ने जो है उसे क्या दिया ना, मान्यता दिया और बदले में जो है फ्रांसीसी 1 को उसने ऑस्ट्रिया का क्या मानने के लिए कहा ना, सम्राट मानने के लिए कहा, जिसे नेपोलियन के द्वारा मान्यता दिया गया था। तो इस प्रकार ऑस्ट्रिया और फ्रांस में अर्थात नेपोलियन के बीच समझौता हुआ था और इसी समझौते के कारण ऑस्ट्रिया ने उसे मान्यता दे दिया। तो नेपोलियन के सम्राट बनने की ये क्या थी ना, नेपोलियन के सम्राट जो है नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट कब बन गया ना, 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन जो विधिवत फ्रांस का सम्राट बन गया और उसे पोप पायस जो है 7 के द्वारा क्या दिया गया था ना, मान्यता दिया गया था। और इस प्रकार उन्होंने जो पादरी वर्ग थे जो कि क्रांति के समय काल के दौरान क्या हुए थे, उन्हें जो है कैद कर लिया गया था, उन्हें भी मुक्त कर दिया गया और उन सभी लोगों को लेकर के जो है नेपोलियन ने जो है अपने स्वयं को क्या क्या सम्राट घोषित किया और जो है पादरियों का भी सहमति समर्थन जो है उन्होंने प्राप्त कर लिया था। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि नेपोलियन के द्वारा कौन कौन से जो है सुधारात्मक कदम जो है उठाए गए। नेपोलियन के द्वारा क्या कुछ सुधारात्मक कदम उठाए गए। अच्छा ठीक, इसके पूर्व जाने से पहले कुछ एक युद्ध के बारे में डिस्कशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेपोलियन की जो दूसरी उपलब्धि है वो कहाँ से होती है। नेपोलियन की जो दूसरी उपलब्धि थी कि वो फ्रांस के गुटों के विरुद्ध क्या कुछ कर रहा था, जो कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस के द्वारा
द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले जो उसने 1801 में क्या किया था ना, ऑस्ट्रिया को पराजित कर लिया था और उसे के साथ लून वेले की संधि की थी। ठीक है, ये संधि जो है उसके सम्राट बनने से पहले ही हो गया था। साथ में इंग्लैंड को उसने जो है 1802 में एमीन्स की संधि के तहत क्या कर दिया था ना, पराजित कर दिया था। इंग्लैंड ने भी जो है नेपोलियन के सरकार को मान्यता दिया था और इसी साथ ही जीते हुए उपनिवेश जो है फ्रांस को लौटा दिए थे। तो इस प्रकार नेपोलियन के द्वारा जो है उसके तीसरे गुट को जो है लगभग क्या कर लिया गया था ना, उसके साथ संधि और समझौता कर लिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि नेपोलियन के द्वारा कौन कौन से जो है सुधार के कदम जो है अपनाए गए थे, या नेपोलियन के द्वारा कौन कौन से सुधारात्मक कदम जो है उठाए गए। तो सबसे पहले जो नेपोलियन के द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए गए थे वो थे प्रशासनिक क्षेत्रों में सुधार। और वो कौन कौन से प्रशासनिक क्षेत्रों में सुधार किए गए, तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन को क्या बनाया गया ना, शक्तिशाली बनाया गया। उसने समानता एवं विशेषाधिकारों की जो समाप्ति है उसको बनाए रखा। अर्थात वो जानता था कि फ्रांस के लोगों को क्या चाहिए, समानता चाहिए, क्योंकि इसी समानता के विरुद्ध जो पुरातन जो सामाजिक व्यवस्था था उसी के विरुद्ध क्रांति हुआ था। तो उसने लोगों को समानता तो बिल्कुल दिया, लेकिन इसके साथ साथ जो है एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की। जो विशेष अधिकार थे सामंतों के उसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जो है फ्रांस में शांति बनाए रखा, क्योंकि फ्रांस को शांति की आवश्यकता थी, तो उसने फ्रांस को शांति बनाए रखने का प्रयास किया। साथ में हम कहेंगे कि नेपोलियन के द्वारा जो है 1800 में जो है क्षेत्रीय विभागों को चलाने के लिए जो है प्रीफेक्ट का क्या किया गया था, नियुक्ति की गई थी, और जिलों को चलाने के लिए उप प्रीफेक्ट की नियुक्ति की गई थी, एवं शहरों को चलाने के लिए मेयरों की नियुक्ति की गई थी। तो क्षेत्रीय विभागों के लिए था प्रीफेक्ट, जिलों के लिए था उप प्रीफेक्ट, और जो याद रखिएगा जो शहर है उसके लिए मेयर। और इसी प्रीफेक्ट और उप प्रीफेक्ट के हाथों में शिक्षा के सुधार के तहत जो है क्या है ना, शिक्षा को इनके हाथों में ही दिया गया था। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार जो है क्या किया गया, नेपोलियन के द्वारा प्रशासनिक सुधार किए गए। साथ में इससे पूर्व जो है दिसंबर 1799 में ही, अर्थात जैसे ही वो डायरेक्ट्रिस का पतन कर देता है, उसके बाद ही उसके द्वारा क्या बनाया गया था ना, राज्य परिषद जो है सुधारात्मक कदम के तौर पर बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रशासनिक सुधार जो है नेपोलियन के द्वारा अपनाए गए थे। नेपोलियन को मालूम था कि जो फ्रांस के लोग हैं वो क्या चाहते हैं ना, वो समानता चाहते हैं, और फ्रांस में क्या चाहते हैं, एक शांति को चाहते हैं। और इसी के तहत उसने जो केंद्रीय जो प्रशासन है उसे मजबूत तो बनाया, लेकिन समानता को क्या रखा ना, बरकरार रखा। चलिए आगे बात करेंगे कि आर्थिक सुधारों के तहत उसने कौन कौन से सुधार किए। तो आर्थिक सुधार चूँकि जब नेपोलियन सम्राट बना या डायरेक्ट्रिस का पतन किया गया, तब क्या थी, फ्रांस की स्थिति बहुत खराब थी। चीज़ों के दाम बढ़ चुके थे, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा था। तो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो है उसने जो है कर वसूलने का जो कार्य है वो केंद्र सरकार के पास रख लिया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो बैंक ऑफ फ्रांस जो है स्थापित किया गया नेपोलियन के समय काल में। और इस बैंक ऑफ फ्रांस के द्वारा जो है क्या ना, वित्तीय सहायता पहुंचाई गई, लोन दिए गए और उसे वित्त संबंधी अधिकार भी दिए गए। फ्रांस में बैंक के द्वारा जो है मुद्रा का निगमन प्रणाली का विकास भी किया गया। नेपोलियन जो सेना का जो खर्च है वो अपने देश के लोगों से कर के द्वारा नहीं वसूला, बल्कि उसने जो विजित प्रदेश है उन विजित प्रदेशों से है क्या लिया ना, सेना के खर्च को जो है क्या किया ना, उगाही किया। व्यापारी और साहूकारों पर भी उसने जो है बहुत ध्यान दिया। इंग्लैंड से जो वस्तुएं आते थे उन पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और साथ में अधीनस्थ देशों से, जो उसके अधीनस्थ देश थे, उससे कच्चे माल को आयात करके जो निर्मित वस्तुएं होती थी उसे महंगे दाम पर जो है निर्यात कर दिया जाता था। तो एक तरह से जो प्रोसेस इंग्लैंड की इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में इंग्लैंड ने अपने उपनिवेशों के साथ किया था, ठीक उसी प्रकार का प्रोसेस जो है नेपोलियन के द्वारा अपनाया गया। उसने अपने अधीनस्थ प्रदेशों से कच्चे माल को ग्रहण किया और फिर उससे जो माल बने उसे महंगे दामों में क्या क्या बेचा है, ताकि फ्रांस को क्या हो सके,
जो है आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके और उसके जो बोझ हैं आर्थिक वो क्या बाहर हो जाए। स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण को उसने जो है प्रोत्साहन पर बल दिया, तकनीकी पर उसने जोर दिया गया। तो इस प्रकार जो है अपने देश के प्रति जो वो क्या था ना, पूर्ण रूप से एक कह सकते हैं कि वो एक राष्ट्रभक्त की तरह जो है अपने देश को उबारने का यथासंभव प्रयास करता रहा। चलिए अब आगे बात करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में उसके द्वारा क्या क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा जो है इससे पूर्व क्या था ना, चर्च के प्रभाव से चर्च के प्रभाव में था, धार्मिक प्रकार की शिक्षा थी तो इस बार शिक्षा को जो है चर्च के प्रभाव से मुक्त किया गया और राजकीय नियंत्रण में लिया गया। साथ में प्राइमरी शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी कुछ कार्य किए गए। प्राइमरी शिक्षा के लिए जो है प्रीफेक्ट्स और उप प्रीफेक्ट्स के हाथों में दिया गया। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालय खोले गए, उनमें कई प्रकार की पढ़ाइयों पर ध्यान दिया गया। उच्च शिक्षा के लिए पेरिस विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया। इसके अलावा व्यावसायिक स्कूल, तकनीकी स्कूल, मिलिट्री स्कूल एवं अनुसंधान को उसने जो है प्रोत्साहन दिया था। 1808 में जो है उसके द्वारा इंपीरियल जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जिसका काम था पर्यवेक्षण करना, सिलेबस और अनुशासन पर क्या देना, बिल्कुल ध्यान देना। इसके साथ साथ उसने सेंट सायर में सैन्य अकादमी भी जो है स्थापित किया था। इसके अलावा उसने जो क्रांतिकारी समयकाल के दौरान जो विद्यालय बने उसे समाप्त कर दिया और माध्यमिक और कुलीन लाइसेंस के तहत जो है क्या ने स्कूल को स्थापित किया, जहां जो है अलग अलग विषयों के पढ़ाई होते थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है हम कह सकते हैं कि नेपोलियन के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए और जो है नेपोलियन ने जो शिक्षा की जो बिगड़ी हुई स्थिति थी, चाहे वो मोनार्की के समय काल में हो या क्रांति के समय काल में हो, उसे समाप्त करते हुए एक अच्छी स्थिति पर ला करके क्या कर दिया गया ना, खड़ा कर दिया। चलिए अब इसके बाद नेपोलियन ने जो है पोप के साथ भी क्या किया था ना, समझौता किया था। उसने जो है धर्म का उपयोग जो है अपने क्षेत्र में अपने को सुदृढ़ करने के लिए किया और 1802 में जो है उसका क्या हुआ ना, पोप के साथ समझौता हुआ, जिसे कॉनकॉर्डेंट कहा जाता है या कॉनकॉर्डेंट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो और कैथोलिक धर्म को क्या किया ना, शासकीय धर्म स्वीकार कर लिया। क्रांति काल में जो पादरियों कैद में थे उसे मुक्त कर दिया गया, जो बाहर चले गए उन्हें फिर से बुलाया गया। पादरियों को राजकोष वेतन की व्यवस्था की गई एवं पादरियों ने भी जो जमीन उनके पास थी, जिन्हें राज्य ने ले लिया था, उन जमीनों पर अपना अधिकार छोड़ दिया और संविधान के प्रति उन्होंने निष्ठावान होने की शपथ की। तो एक प्रकार से सहभागिता, पादरियों को बुला करके उसने एक जन समूह को अपनी तरफ कर लिया और साथ में उन्होंने एक बड़े जो है जन समूह को अपने अधिकार में जो है कर लिया। तो इस प्रकार उन्होंने जो है ना केवल पोप को, जो क्रांति काल में जिन्हें जो है जिन्हें कैद कर लिया गया था, जिनकी ज़मीनों को, चर्चों की ज़मीन को हड़प लिया था, उन्हें भी उसने जो है अपने साथ ले लिया। तो ये एक नेपोलियन की राजनीतिक सूझबूझ का क्या था ना, परिणाम था और इसी के आधार पर नेपोलियन ने जो है फ्रांस पर क्या किया था ना, अपना सत्ता चलाया था। चलिए अब आगे बात करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो रिफॉर्म्स है वो है नेपोलियन की कानून संहिता। कहा जाता है कि नेपोलियन अपने युद्धों से अधिक जो है उसकी कानून संहिता के लिए जाना जाता है और कई चीज़ें ऐसी है जो आज भी नेपोलियन के कानून संहिता के तर्ज पर फ्रांस में उपयोग में लाए जाते हैं। नेपोलियन का जो महत्वपूर्ण सुधार था वो था कानूनों का संकलन, जिसे मार्च 1804 में क्या किया गया, लागू किया गया और 1807 में ये नेपोलियन जो है कोड के तौर पर जाना जाने लगा। नेपोलियन ने जितने भी क्रांति काल में जो है जो भी कानूनों को क्या किया गया था, समाप्त कर दिया था, उन सभी कानूनों को जो है एक साथ ला करके जो है लिपिबद्ध या संहिताबद्ध किया गया। प्राचीन कानून भी उसमें शामिल थे। सिविल कोड बनाए उसने, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर बनाए, पेनल कोड बनाए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर बनाए, कमर्शियल कोड बनाए। इस प्रकार उसने जो है कई कानूनों को जोड़ करके जो है कानून का क्या ना, संहिताबद्ध किया। इन कानूनों को जो है जो सेकेंड कॉन्सुलेट थे कैम्ब्रिज के अधीन जो कानून संबंधित विशेषज्ञ समिति है उसके देखरेख में क्या है ना, इसको बनाया गया था।
कहा जाता है कि नेपोलियन ने एक बार अपने कानूनों को लेकर के जो कहा था उसको मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। उसने सेंट हेलेना में कहा था कि मेरा जो वास्तविक गौरव है वो 40 युद्धों के विजय से नहीं है, बल्कि मेरी विधि संहिता है, सिविल लॉज हैं, जो कभी नहीं मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगा। और वास्तविक रूप से नेपोलियन के द्वारा जो कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि क्रांति काल में हो सकता है कि निरंकुश राजशाही से तो छुटकारा मिल गया था, मोनार्की से तो फ्री हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक स्थायी जो फ्रांस के लिए होता है उसकी व्यवस्था जो क्रांतिकारी विचारकों के द्वारा नहीं किया गया था, या जो उदारवादी विचारक थे उनके द्वारा इसे व्यवस्था नहीं किया गया था। लेकिन नेपोलियन ने इसका जो है समूल व्यवस्था किया, आर्थिक क्षेत्र में सुधार किए, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया गया, कानून के क्षेत्र में सुधार किया गया। जो पोप, जो पादरी थे, जो चर्च से जुड़े हुए लोग थे, जो नाराज थे, उनको भी उन्होंने जो है राजनीतिक रूप से समेट करके अपने साथ रख लिया। कैथोलिक को क्या बना दिया ना, जो है राज्य का धर्म स्वीकार कर लिया। इस प्रकार एक जो है राजनीतिक सूझबूझ और एक सशक्त सम्राट की जो भूमिका है वो नेपोलियन के द्वारा जो है निभाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एक और सुधार की हम बात करेंगे जिसे लीजेंड ऑफ ऑनर कहा जाता है सैन्य सुधार के तहत। तो मई 1802 की बात है, मई 1802 में नेपोलियन ने लीजन ऑफ ऑनर का गठन किया, जो कि सैन्य कर्मी एवं नागरिक दोनों के लिए थे, जो कि राज्य के विशिष्ट सेवा जिन्होंने के लिए कार्य किया था। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है उन्होंने कुलीनता को स्थापित किया था, जिसमें राजकुमारों को, ड्यूको, काउंट्सों, बैरनों और सूरवीरों सहित जो है वंशानुगत शाही है, कुलीनता को लेकर के क्या किया उन्होंने, एक कुलीनता सम्मान जो है क्या ना स्थापित किया था। तो इस प्रकार जो है नेपोलियन के द्वारा जो फ्रांस मिला था नेपोलियन ने, वो क्रांति के समय काल में युद्ध के स्तर पर मिला था, और फिर उसने धीरे धीरे इसे जो है क्या किया ना, उन सभी सुधारों पर ध्यान दिया जो कि क्रांति के काल में या उसके पूर्व क्या था ना, दबे हुए थे, कमजोर स्थिति में थे, जिनमें आर्थिक स्थिति, कानूनों को संविधाबद्ध करना, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना, सैन्य के क्षेत्र में सुधार लाना, सभी क्षेत्रों में जो है सुधार नेपोलियन के द्वारा लाया गया था। अगला जो पार्ट 2 होगा उसके तहत हम लोग नेपोलियन के युद्ध को लेकर के डिस्कशन करेंगे, साथ में नेपोलियन की जो महाद्वीपीय व्यवस्था है उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे, और अंततः नेपोलियन के पतन को लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो ये था नेपोलियन के उदय और उत्थान, सुधारात्मक और पतन से जुड़े हुए क्या है ना क्लासेस है। और आगे भी जो है इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, जो टॉपिक होगा सेकंड टॉपिक हो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, तो उसको डिस्कशन करने के बाद PYQs लेकर के आएंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल IAS द स्टडी जोन में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।